डिफेंस डोज के इस तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु शंकर। आज हम बात करेंगे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की। जानेंगे कि एलओसी वाकई है क्या और भारत की सीमाओं के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। सुमित, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी। ये बताइए कि एलओसी पहले इसको क्या कहा जाता था और एलओसी नाम आया कैसे, जिक्र कैसे शुरू हुआ और इसका महत्व क्या है भारतीय सीमाओं के संदर्भ में। देखिए, पहले तो आप मान के चलिए कि एलओसी है क्या, क्योंकि अक्सर लोग एलओसी और एलएसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल एलएसी जो है वो चीन के साथ लगता हुआ बॉर्डर है और एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ लगता है। दरअसल आपको पता है 1947 के अंदर जब कबायली आ गए थे 48 में और ये सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद यूएन में मामला चला गया। फिर ये तय हुआ कि जो जहाँ बैठा है सीज़फायर वॉल्यूशन के सीज़फायर के बाद वो वहीं बैठा रहेगा। तो अब पाकिस्तान की सेना जहां बैठी हुई है और हम जो बैठे हैं, तो एक लाइन डिमार्केटेड की गई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। वो बेसिकली मार्केट है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई आप भी इस तरफ नहीं आएंगे और हम भी इस तरफ नहीं आएंगे जब तक ये मैटर पूरा रिजॉल्व नहीं होता। और ये सारी चीज़ें, ये लाइन जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में निकलती है या फिर वहाँ को रेखांकित करती है। करीबन 3500 किलोमीटर के करीब करीब ये लाइन है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब हम बात करते हैं, आप मान के चलिए कि इस पर हमने करीबन 2 से 3 जंग लड़ चुके हैं और अभी भी इसके बारे में कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर की या फिर एलओसी की, तब अभी भी यहाँ पर इन इलाकों में सीज़फायर वॉल्यूशन अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ है। एक बात बताइए, जब भी एलओसी की बात होती है तो उसमें साथ साथ जिक्र होता है सियाचिन का। पहला सवाल मेरा ये है कि सियाचिन जहाँ पर है वहाँ तक ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों नहीं पहुँची। और दूसरा सवाल ये है कि सियाचिन में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले आप मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब दें, फिर मैं दूसरे सवाल पे आपसे पूछूंगा। देखिए विष्णु जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछा, क्योंकि अक्सर लोग, मैंने आपको बताया ना, एलएसी को, सियाचिन को भी एलएसी मान लेते हैं। कई लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि बर्फीला इलाका है, लद्दाख का इलाका, तो ये भी एलएसी में। दरअसल ये एलएसी में नहीं आता है। भारत और चीन का विवाद सियाचिन को लेकर कभी नहीं था, लेकिन 84 के पहले जब ऑपरेशन भारत और पाकिस्तान का विवाद, हाँ बिल्कुल, और चीन के विवाद में भी सियाचिन बाद में आया। दरअसल इस पूरे इलाके के अंदर मैं आपको बताऊं कि 84 के पहले विवाद नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइल्टीट्यूड का एरिया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, पोस्ट के ऊपर भारत भी नीचे उतर जाता था, चीन कल्पना भी नहीं की बिल्कुल इतनी ऊपर जाके कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा। 21,000 फीट की ऊंचाई है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर -50 डिग्री 60 डिग्री तक चलाता है। इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड भी कहा जाता है सियाचिन को। लेकिन 84 से पहले भारत को ये इनपुट मिला कि लगातार पाकिस्तान यहाँ पर अपने ट्रूपर्स को भेजकर या फिर अपने स्पेशल इक्विपाइड अपने जो सोल्जर्स को भेजकर इसको कैप्चर करने वाला है। इसी के बाद ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और यहाँ पर फिर विवाद शुरू हुआ 84 के बाद। तो और इसके बाद से ही लगातार इसको भी मान के चलिए कि इसको एलओसी में इसलिए नहीं गिना जाता क्योंकि यहाँ पर कभी इस तरीके का विवाद नहीं था। नहीं, इसको कभी जो उस तरीके से रिसर्च करके लाइन खींची गई है। बिल्कुल। और क्योंकि ये सारा इलाका जो था लद्दाख वाला, चाहे आप इसको करगिल कह लीजिए, आप द्रास कह लीजिए, आप सियाचिन कह लीजिए, इन इलाकों में, सियाचिन में खासतौर पर इतना विवाद नहीं था, लेकिन करगिल और द्रास में भी विवाद पैदा किया गया क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि इतने हाइल्टीट्यूड में क्योंकि यहाँ पर बने रहना बहुत मुश्किल है। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप भी इन पोस्टों से पीछे चले जाएंगे, हम भी इन पोस्टों से पीछे चले जाएंगे। लेकिन 84 में पाकिस्तान ने कोशिश की कि अपने ट्रूप्स को आगे भेज दे और सियाचिन अगर वो पहुंच जाते तो वो आप मान के चलिए श्रीनगर को या फिर लद्दाख को, इन इलाकों को बहुत आसानी से काट सकते थे। बिल्कुल। तो जो आपने समझाया उसके हिसाब से आप बता रहे हैं कि बहुत ठंडा इलाका है और वहाँ रहना बड़ी ही विषम परिस्थितियों में रहने जैसा होता है, तो इसके लिए खास तैयारी की ज़रूरत होती होगी भारतीय सेना को। बिल्कुल, यहाँ पर एक्लिमेटाइज करके सोल्जर्स को भेजा जाता है। करीबन महीने भर का प्रोसेस है, 15 से महीने भर का, और इसके अंदर खास तौर पे उनकी ब्रीदिंग, इनकी हर मेडिकल टेस्ट किया जाता है। और रोटेशन करीबन 3 महीने, यानी हायर पोस्ट के ऊपर 3 महीने से ज़्यादा किसी सोल्जर को नहीं रखा जाता। और आप जिस तरीके से, हम क्योंकि एलओसी की बात कर रहे थे, एलओसी के अंदर भी डाइवर्जन है। डाइवर्जन कैसे है? उनकी इलाकों को देखकर। एक एलओसी आपने बता दिया, आप करगिल द्रास में है, फिर नीचे उतरेंगे, आप श्रीनगर की तरफ उतरेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है, चाहे वो आपका, आप कह सकते हैं कि केरन हो, मच्छिल सेक्टर हो, यहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। तीसरे पार्ट पर जब आप आते हैं, वो है जम्मू का इलाका। जम्मू के इलाके में ठंड भले ही इतनी ना पड़ती हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है,
पूरे साल भर, क्योंकि डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पर हाई 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई रहती है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं। पूरे साल आतंकियों की घुसपैठ इन्हीं इलाकों से सबसे ज़्यादा की जाती है, और कश्मीर के इलाकों से इसलिए नहीं, क्योंकि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो पासेस बंद हो जाते हैं। तो ये इन्फिल्ट्रेशन रूट जम्मू की तरफ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कंपैरेटिवली टू कश्मीर की तरफ। तो हमारे सैनिकों को इस इलाके में रहने के लिए चुस्त तंदुरुस्त कैसे रखा जाता है? देखिए, इनके फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा तो इनकी मेंटल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि कैसे इनका कोई ऐसा एक्शन ना हो जो प्रिवेंटिव हो या फिर आप प्रोवोक ना कर दे दूसरी तरफ को, उसका ध्यान रखना होता है। आपको अपने फिजिकली भी अपनी चीज़ों का ध्यान रखना और एक्टिव रहना पड़ता है। तो माना जाता है कि हर 3-3, 4-4 घंटे की पोजीशनिंग के बाद उनको रेस्ट दिया जाता है, फिर दोबारा से आते हैं। तो ये रोटेशन चलता रहता है पूरे दिन में, और इसी बेसिस पे उनको अपने खाने का ध्यान रखना पड़ता है। कोई अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उनको इवैक्यूएट करना, ये सारे प्रोसेस बहुत लंबे समय से फॉलो किए जा रहे हैं इन पूरे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर। तो एलएसी पर तो ये कहा जाता है कि वहाँ से इवैक्यूएट करने में बड़ा मुश्किल होता है, यही स्थिति सियाचिन में भी है क्या? देखिए, इवैक्यूएट करना हर जगह से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे सॉर्टी दिन में 1 या 2 बार ही हो सकती है। सॉर्टी यानी आप अपने चॉपर्स को भेजते हैं, अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजते हैं, क्योंकि बिल्कुल उतर पाएंगे, वेदर कैसा होगा। तो ये परिस्थिति एलओसी पर भी रहती है, लेकिन एलओसी पर इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको 3 पार्ट बताए उसमें जो जम्मू का रीजन है, कश्मीर के कई रीजन्स में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सियाचिन या आगे के इलाकों में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जम्मू के रीजन में इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप आराम से, क्योंकि हैबिटेशन बहुत ज़्यादा है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। विष्णु जी, अब थोड़ा ऊपर चलेंगे, जिसको पहले पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया कहा जाता था, जो कि गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है, जो है तो भारत का इलाका लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। अब वहाँ पर चीन की एंट्री हो गई है, और वहाँ पर बेस में वो लोग जहाज भी रख रहे हैं, मिसाइलें लगा रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है भारत के लिए। देखिए, ये भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए चुनौती होने वाली है, क्योंकि आप जिस बेस की बात करते हैं वो स्काडू बेस है, और ये पीओके में है, और बहुत करगिल के या द्रास के आप कह सकते हैं करीबन 50 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये है। अब इम्पॉर्टेंट है हमें जानना कि आखिरकार पीओके में चीन का इंटरेस्ट एक तो सीपैक को लेकर भी है, क्योंकि वो चाहता है कि सीपैक का रूट पीओके से ही निकल रहा है, उसको सिक्योर करना, और दूसरा इसका इंटरेस्ट है कि अगर भारत कभी भी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल भारत ने जो 370 हटाया, उसके बाद भारत लगातार पीओके को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिवली ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी काम कर रहा है। तो चीन ये चाहता है कि अगर चीन वहाँ बैठ जाएगा तो वो उसमें एक और पार्टी बन जाएगा। तो ये सारा डिप्लोमेटिक गेम चीन खेल रहा है, अपने आप को सिक्योर भी कर रहा है और डिप्लोमेटिक गेम भी खेल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि पीओके का इलाका, विष्णु जी, हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, और पीओके के लिए भारत का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था कि पीओके हमारा है और हम उसको लेंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जाकर लेना हो, चाहे उसकी मिलिट्री ऑप्शंस तलाशने हो, लेकिन हम उसको लेकर रहेंगे। तो तैयारी कैसी है वहाँ पर भारतीय सैनिकों की, भारतीय सेना की? साजो सामान, हथियार वगैरह ठीक से वहाँ पर हैं हमारे तैनात? बिल्कुल। आप करगिल की वॉर के पहले के सिनेरियो में जाएं तो एक्टिव इतना नहीं था, लेकिन करगिल में ये देखा गया कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी करता है, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उसको ब्रीच करने में पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि करगिल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि हमारे उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि इन पोस्टों को भारी बर्फबारी और टेम्परेचर के चलते खाली कर दिया जाएगा। तो अब ये माना गया कि साल भर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहेगी ऐसे इलाकों के अंदर, चाहे वो करगिल हो, द्रास हो, या एलओसी के दूसरे इलाके। और करगिल मैं आपको बता रहा हूँ, मच्छिल हो, चाहे आपका आपने कह सकते हैं कि केरन सेक्टर हो, ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर्स हैं। और अभी जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उसके अंदर पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि पीओके को भी दोबारा से एक्टिव किया जाए। आज आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। भारत को इस समय आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और इन 70 सालों के अंदर भारत ने कई जंगें लड़ी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ऐसी जंग जो आज भी हर किसी भारतीय को पीस देती है, वो थी 1962 की जंग, यानी भारत और चीन की पहली जंग। 47 के बाद ये पहली ऐसी जंग थी जिसके अंदर भारत के हाथ बिल्कुल खाली थे। कहते हैं कि जब आप जंग के मैदान में जा रहे हो तो अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत है तो आधी से ज्यादा जंग आप तभी जीत जाते हैं। शायद इस जंग में उसी की सबसे ज्यादा बड़ी कमी थी, इच्छा शक्ति, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति। माना जाता है कि 1959 के अंदर जब दलाई लामा भारत आए,
जब भारत ने उनको असाइलम दिया, उसी के बाद से चीन ये मान बैठा था कि वो भारत के खिलाफ कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेगा। तैयारियां करनी शुरू की गई चीन की तरफ से। लगातार उनके ईस्टर्न थिएटर में और वेस्टर्न थिएटर में मोबिलाइजेशन धीरे धीरे कर बढ़ाई गई। स्क्रिमिश यानी धीरे धीरे जो घुसपैठ थी या मतभेद थे धीरे धीरे बढ़े। इसी समय नेहरू की पॉलिसी आ गई ब्रदरहुड की, यानी हिंदी चीनी भाई भाई, यानी भारतीय और चीनी दोनों भाई भाई हैं। लेकिन फिर चीन ने अपना असली रंग दिखाया 1962 में अक्टूबर महीने में। 1962 के अक्टूबर महीने में लगभग ईस्टर्न लद्दाख या फिर दूसरे इलाकों में बर्फ जम चुकी थी। चीनी सेना कई जगह आगे बढ़ चुकी थी, बैठी हुई थी मोबिलाइजेशन के साथ, और अब चीन का खेल शुरू हुआ। चीन ने अक्टूबर में पूरी तरीके से जंग का ऐलान कर दिया। ये जंग करीबन 1 महीने चली। उस समय आंकड़े बताते हैं कि चीन की सेना करीब 80,000 से ज्यादा थी बॉर्डर पे, और भारतीय सेना महज 20,000, यानी 1/4 से भी कम। अब जंग के लगातार चीजें बदलती रही। भारत और चीन का जो मैकमोहन लाइन जिसको कहा जाता है, वो बॉर्डर अगर आप देखें तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर वाला जो है वेस्टर्न थिएटर यानी लद्दाख का इलाका, फिर आपका सेंट्रल कमांड जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड आते हैं, और फिर तीसरा आता है ईस्टर्न यानी अरुणाचल प्रदेश और दूसरे इलाके। चीन ने 1962 में ईस्टर्न और वेस्टर्न थिएटर दोनों को एक्टिव कर दिया। हालांकि वो सारी चीजें आपको सेंट्रल थिएटर में नहीं नजर आई थी 1962 में, लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न थिएटर को पूरी तरीके से कन्फ्रंट या खोल दिया गया। ये 1 महीने चली जंग थी, जिसमें बताया जाता है कि हमारे सोल्जर्स के पास, हमारे सैनिकों के पास उस समय ठंड से बचने के कपड़े तक नहीं थे। इन इलाकों में आज भी टेम्परेचर -50 डिग्री 60 डिग्री तक पहुंच जाता है, और वो भी तब जब हमारे संसाधन पिछले 70 सालों में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, लेकिन उस समय वो संसाधन वहां पर मौजूद नहीं थे। तस्वीरें ये भी बताती हैं कि हमारे उस समय के सैनिकों ने हाथों से आर्टिलरी यानी तोपों को उठाकर इन इलाकों में लेकर गए थे, लेकिन फिर भी हमारे कई जवान बहुत बहादुरी से लड़े। ना सिर्फ बोमडीला हो या किबितू हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में हमारे कई सोल्जर्स ने मिसालें कायम कर दी। यहां तक कि दुनिया भर में उनकी शौर्य गाथाओं को आज भी गाया जाता है या फिर उनको बताया जाता है कि कैसे बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी साजो सामान के हमारे सैनिक निहत्थे हाथों से उन लोगों से लड़े थे। 1962 की जंग में सबसे बड़ी कमी जो मैं आपको बता रहा था, वो थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। माना जा रहा था कि लगभग भारत ये जंग जीत गया था या जीत सकता था, लेकिन कमी रह गई उस समय इंडियन एयरफोर्स को ना इस्तेमाल करने की। चीन के पास उस समय अपनी एयरफोर्स के नाम पर कुछ नहीं था, ना वो इतने तैयार थे, ना इतनी हाई एल्टीट्यूड में उनकी कोई डेवलपमेंट थी, लेकिन भारत के पास तैयारियां इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले बहुत अच्छी थी। लेकिन इच्छा शक्ति ने इंडियन एयरफोर्स को लागू करने या फिर उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब इसी के बाद सारी कहानी बिगड़ती चली गई। 1962 की तीज आज भी अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी गलती हमारी इच्छा शक्ति की थी, और कहा जाता है कि फेवरिज्म की भी। उस समय इन सभी चीजों के बाद ना सिर्फ नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को कोसा गया, बल्कि यह भी बताया गया कि कैसे यहां पर फेवरिज्म किया गया। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मेनन साहब को हटा दिया गया। यहां तक कि कई आर्मी के बड़े अफसरों तक को कोर्ट मार्शल किया गया या फिर उनको हटा दिया गया। 1962 की जंग ने हमको ये एहसास जरूर दिला दिया कि चीन जिसको हम अपना दोस्त या भाई मानते हैं, वो दरअसल है नहीं। और आज भी 70 सालों के बाद वही कहानी दोबारा से रिपीट हो रही है ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में। डेट, टाइम या उस तरीके की सारे सिनेरियो बिल्कुल हूबहू 1962 की तरह है। जंग के इस मैदान में भारत भले ही हार गया हो, लेकिन भारत ने एक सीख जरूर ले ली, वो थी चीन पर कभी विश्वास नहीं करना। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतीय सेना प्रमुख के बारे में, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में। इस समय भारतीय सेना के प्रमुख हैं, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल MM नरवणे, जो
जो सिख लाइट इन्फेंट्री के ऑफिसर हैं। लेकिन अगर आप व्यवस्थाओं की बात करें, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब करीबन 6 महीने तक ये पोस्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर ने या जनरल ने संभाली थी, क्योंकि व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। उसके बाद चीज़ें बदली गई और जो जनरल करियप्पा थे उसके बाद उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को संभाला। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते क्या हैं और क्या उनके डेजिग्नेशन क्या है, उनकी सैलरी कितना, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल वो एक 4 स्टार जनरल होते हैं, उनकी सैलरी करीबन 2.5 लाख के करीब होती है और इसके अलावा अलाउंसेज या दूसरी जो चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से मिलती हैं वो भी होती हैं। और करीबन उनका जो टेन्योर होता है वो करीबन 3 साल या 62 साल की उम्र तक होता है। यानी दोनों में से जो पहले आ जाए, या तो उनका टेन्योर 3 साल पूरा हो जाए या उनकी उम्र 62 साल हो जाए, तभी उनका रिटायरमेंट होता है। और एक कहते हैं कि पिरामिड की तरह होता है सिलेक्शन का, यानी जो जनरल बनता है, यानी सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, आप उसके बाद धीरे धीरे वो जनरल की पोस्ट पे बनता है और बहुत लिमिटेड स्कोप होता है आपको पहुंचने का। जो जनरल नरवणे हैं उन्होंने बहुत लंबे समय तक ईस्टर्न कमांड में अपना समय दिया है, लगातार कई इलाकों के अंदर वो कमांड कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो जीओसी थे वो दिल्ली एरिया के भी रहे हैं और उन्होंने कई बार, आपको प्रधानमंत्री मोदी 2014-15 में जब आपको नज़र आए होंगे पहला 15 अगस्त पे अपना झंडा रोपण करते हुए, तब वो आपको उनके पीछे नज़र आए होंगे। ये पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 से 12 लाख की हमारी सेना है, उसके लिए एक ऑफिसर जो लगातार इन इलाकों को या फिर पूरी फौज को संभालता है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखता है, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा भी होता है। यानी कभी भी कोई नेशन सिक्योरिटी से जुड़ी कोई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो या फिर कोई ऑपरेशन करना हो तो वो आर्मी चीफ की निगरानी में या फिर उनकी नज़र में होता ज़रूर है। और ये आप मान के चलिए इस समय 27 आर्मी चीफ हो चुके हैं। इससे पहले जनरल बिपिन रावत जो इस समय सीडीएस हैं वो आर्मी चीफ थे, उससे पहले जनरल दलबीर सुहाग और विक्रम, कई महत्वपूर्ण लोग हैं जो आपको नज़र आएगा जो भी व्यवस्था में या सिस्टम में है या फिर कई महत्वपूर्ण डेजिग्नेशन अभी संभाल रहे हैं, वो आर्मी का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आर्मी जो हमारी थल सेना है, सबसे बड़ी थल सेनाएं हैं भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, करीबन तीसरे से चौथी थल सेनाओं में सबसे बड़ी है। और उनके जो एंगेजमेंट होते हैं वो ना सिर्फ आप मान के चलिए कि इसे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, बल्कि उनकी एंगेजमेंट डिप्लोमेटिक भी होते हैं। यानी एक सेना से दूसरी सेना के साथ मिलना, अभी कई बार जो देखा कि जनरल नरवणे जो हैं वो कई बार आपको याद होगा कि नेपाल भी गए थे, सऊदी भी गए थे और कई महत्वपूर्ण जगहों पे जाकर उन्होंने विजिट किया। तो ये डिप्लोमेटिक टाइज या फिर मिलिट्री टाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे विवाद ना सिर्फ LOC पर हैं बल्कि LAC पर भी हैं। तो ये 2 फ्रंट सिनारियो को देखते हुए भी इंपॉर्टेंट है। कई बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, कई महत्वपूर्ण जो आपके सेरेमोनियल इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं उनको भी वो कमांड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आर्मी चीफ की जो पोजीशन है या फिर आप कह सकते हैं सेनाओं में सबसे बड़ी सेना हमारी थल सेना ही है और जिनके एक ऑफिसर हैं हमारे 27वें आर्मी चीफ यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे। हमारे साथ जुड़े रहिए और TV9 भारतवर्ष के साथ ये सारी जानकारी अगले एपिसोड में भी हम आपसे साझा करेंगे।